कुछ मोती कुछ सीप में प्रस्तुत है अमरकांत की कहानी। एक थी गौरा। प्रवाचक हैं अमित सोनी। लंबे कद और डबलंग चेहरे वाले चाचा श्याम शरण के लाख विरोध के बावजूद आशु का विवाह वहीं हुआ। उन्होंने तो बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि लड़की बड़ी बेहया है। आशु एक व्यवहार कुशल आदर्शवादी नौजवान है जिस पर मार्क्स और गांधी दोनों का गहरा प्रभाव है। वो स्वभाव से शर्मीला या संकोची भी है। वो संकुचित विशेष रूप से इसीलिए भी था कि सुहाग रात का वो कक्ष फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्य के विपरीत एक छोटी अंधेरी कोठरी में था जिसमें एक मामूली जंगला था और मच्छरों की भन भन के बीच मोटे मोटे चूहे दौड़ लगा रहे थे। लेकिन आशु की समस्या इस तरह दूर हुई कि उसके अंदर पहुंचते ही गौरा नाम की दुल्हन ने घूंघट उठाकर कहा, लीजिए मैं आ गई। आप जहां रहते मैं वहीं पहुंच जाती। अगर आप कॉलेज में पढ़ते होते और मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती होती तो मैं ज़रूर आपके प्रेम बंधन में बंध गई होती। आप अगर इंग्लैंड में पैदा होते तो मैं भी वहाँ ज़रूर किसी न किसी तरह पहुँच जाती। मेरा जन्म तो आपके लिए ही हुआ है। कोई चूहा कहीं से कूदा, खड़खड़ की आवाज़ हुई और उसके कथन में भी व्यवधान पड़ा। वो फिर बोलने लगी, मेरे बाबूजी बड़े सीधे साधे हैं। इतने सीधे हैं कि भूख लगने पर भी किसी से खाना ना मांगे। इसलिए जब वे खाने के पीढ़े पर बैठते हैं तो अम्मा कहीं भी हों दौड़कर चली आती हैं। वो जिद करके उन्हें ठूस ठूस कर खिलाती हैं। उनकी कमर की धोती ढीली कर देती हैं ताकि वे पूरी खुराक ले सकें। हमारे बाबूजी ने बहुत सहा है, लेकिन हमारी अम्मा भी बड़ी हिम्मती हैं। वो चुप हो गई। उसे संदेह हुआ था कि आशु उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा है, पर ऐसी बात नहीं थी। वस्तुतः आशु को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसकी बातें भी दिलचस्प थीं। उसका कथन जारी था, बाबूजी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे। बड़े बाबू दिन में ड्यूटी करते थे और हमारे बाबूजी रात में। एक बार बाबूजी को नींद आ गई। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी की लगातार सीटी से बाबूजी की नींद खुली। गार्ड अंग्रेज था। बाबूजी ने बहुत माफ़ी मांगी पर वो नहीं माना। ये डिसमिस कर दिए गए। नौकरी छूट गई, गांव में आ गए। खेती बाड़ी बहुत कम होने से दिक्कत होने लगी। बाबूजी ने अपने छोटे भाई के पास लिखा मदद के लिए, तो उन्होंने कुछ फटे कपड़े बच्चे के लिए भेज दिए। ये व्यवहार देखकर बाबूजी रोने लगे। इतना कहकर वो अंधेरे कमरे में देखने लगी। आशु भी उसे आंखें फाड़ कर देख रहा था। ये क्या कर रही है और क्यों? क्या यह दुख कष्ट बयान करने का मौका है? न शर्म न संकोच, लगातार बोले जा रही है। उसने आगे कहना शुरू किया, लेकिन मैंने बताया था ना, मेरी माँ बड़ी हिम्मती थी। एक दिन वो भैया लोगों को लेकर सबसे बड़े अफसर के यहाँ पहुँच गई। भैया लोग छोटे थे। वो उस समय गई जब अफसर की अंग्रेज औरत बाहर के बरामदे में बैठी थी। अम्मा का विश्वास था कि औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। अफसर की औरत मना करती रही, कुत्ते भी दौड़ाए, पर अम्मा नहीं मानी और दुखड़ा सुनाया। अंग्रेज अफसर की पत्नी ने ध्यान से सुना, फिर बोली, जाओ हो जाएगा। अम्मा गांव चली आई। कुछ दिन बाद बाबूजी को नौकरी पर बहाल होने का तार भी मिल गया। तार मिलते ही बाबूजी नौकरी ज्वाइन करने के लिए चल पड़े। पानी पीट रहा था पर वो नहीं माने। बारिश में भीगते ही स्टेशन के लिए चल पड़े। उनकी रुहेलखंड रेलवे में नियुक्ति हो गई। बनबसा, बरेली, हल्द्वानी, काठगोदाम, लाल कुआं। हम लोग कई बार पहाड़ों पर पैदल ही चढ़कर गए हैं। भीमताल की चढ़ाई, राजा जींद की कोठी, उधर के स्टेशन, कार्टरों की ऊंची ऊंची दीवारें।
शेर, बाघ, जंगली जानवरों का हमेशा खतरा रहता है। एक बार हम लोग जाड़े में आग ताप रहे थे तो एक बाघ ने हमला किया, लेकिन आग की वजह से हम लोग बाल बाल बच गए। वो इस पार से उस पार कूद कर भाग गया। वो रुककर आशु को देखने लगी, फिर बोली, मैं तभी से बोले जा रही हूं, आप भी कुछ कहिए। आशु सकपका गया, फिर धीमे से संकोच पूर्वक बोला, मेरे पास कहने को कुछ खास नहीं है। हाँ, मैं लेखक बनना चाहता हूँ। मैं लोगों के दुख दर्द की कहानी लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। पता नहीं मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। क्यों नहीं लिख पाएंगे? ज़रूर लिखेंगे। मेरी वजह से आपके काम में कोई रुकावट ना होगी। मुझसे जो भी मदद होगी, हो सकेगी, मैं ज़रूर दूंगी। आप निश्चिंत रहिए। मेरे भैया ने कहा है कि तुम्हें अपने पति की हर मदद करनी होगी, जिससे वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आप जो खिलाएंगे और जो पहनाएंगे वो मेरे लिए स्वादिष्ट और मूल्यवान होगा। आप बेफिक्र होकर लिखिए, पढ़िए। आपको निरंतर मेरा सहयोग प्राप्त होगा। उसकी आंखें भारी हो रही थीं और अचानक वो नींद के आगोश में चली गई। आशु कुछ देर तक उसके मुखमंडल को देखता रहा। वो सोचने लगा कि गौरा नाम की इस लड़की के साथ उसका जीवन कैसे बीतेगा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो सोच नहीं पाया। वो अंधेरे कमरे में देखने लगा। ये थी अमरकांत की कहानी, एक थी गौरा। प्रवाचक थे अमित सोनी।